मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता कि एचटेट एग्जामिनेशन में ऐसा क्या है कि आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि एमएससी, एमए, एमएड, बीएड जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी आप 9th 10th क्लास की हिंदी और 12th क्लास के अपने ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस अनसक्सेसफुल रेशो के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि कभी एग्जाम डेट अनाउंस करके गवर्नमेंट 3 महीने तक एग्जाम नहीं लेती है और कभी अचानक से 20 दिन का स्लॉट देकर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस कर देती है? या इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है? आज की वीडियो ना तो मोटिवेशनल है और ना ही कोई मुझे ऐसा है कि आपको कोई कोर्स बेचने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। आज की वीडियो मिररिंग वीडियो है जिसमें आपको यह एहसास होगा कि एक्चुअल में इस अनसक्सेसफुल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है। वो क्या 5 मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या जेन्युइनली आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या कभी आपने उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज भी किया है? क्योंकि बहुत बार शायद हमें किसी और इंसान की जरूरत पड़ती है जो हमें ये बता सके कि ये तरीका गलत है, क्योंकि हम खुद उस तरीके में बार बार रिपीटेशन से उसे सही समझने लगते हैं। सो हियर वी आर कौशिक, ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ाकू बच्चा। देखो, 2027 तक हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जबरदस्त रिटायरमेंट्स हैं। ऑलरेडी लगभग 4,500 टीजीटी में वैकेंसी है और 5,000 के करीब पीजीटीज में वैकेंसीज हैं। 16,000 गेस्ट टीचर हैं हरियाणा में जो वर्किंग हैं और अगले 3-4 साल में सारे रिटायरमेंट की वर्ज पर होंगे। अगर अब भी आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत लॉस होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो ना देखने से आपका एचटेट क्लियर नहीं होगा और मैं ही इस दुनिया में एक ऐसा प्रकांड विद्वान पैदा हुआ हूं जो आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। बट भाई, मैंने धक्के बहुत खाए, इसलिए मुझे ये पता है कि बेसिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, कहां पर वो कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और एचटेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हरियाणा में आपको ऑलमोस्ट जॉब गारंटी देता है। पीजीटी फिजिक्स में कैंडिडेट पूरे नहीं मिल रहे हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं साइंस के तो जिनमें आपका कंपटीशन ऑलमोस्ट 1-to-1 का रहता है। तो अब भी अगर आप एचटेट के लिए नहीं पढ़ेंगे और अपनी कमियों को एनालाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है आप एचटेट क्वालिफाई कर लें, लेकिन अगर आपने एचटेट क्वालिफाई कर भी लिया तो वो कहीं ना कहीं टंगा रह जाएगा। जॉब के लिए आपको फिर से बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है कि किस तरीके से आपको एचटेट के लिए प्रिपेयर करना है और इस प्रिपरेशन में आपकी जॉब प्रिपरेशन को कैसे ऐड करना है। एचटेट एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई तभी शुरू करते हैं जब एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाती है। फिर एग्जाम अगर 2 या 3 महीने पोस्टपोन हो गया तो उनका मन उतर जाता है और अगर अचानक से 15 दिन की विंडो गवर्नमेंट दे देती है तो फिर वो गवर्नमेंट को गालियां देते हैं कि अरे अभी तो मैंने पढ़ना भी शुरू नहीं किया था। जब आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन के बिना आपका काम नहीं चलना, आपने एमएससी, एमए, एमएड, बीएड क्यों किया? इसीलिए ना कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करें, आप टीचिंग फील्ड में जाएं, इसीलिए तो आपने किया है। लेकिन फिर भी आप इस एग्जाम के लिए कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि आप एक सोशल एनिमल है। अगर आप किसी डेरे में बैठे होते ना, हरियाणा के ज्ञानवान दे रहे होते, साध्वी वादी होते, बाबा वगैरह होते, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप सोशल एनिमल हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपकी जीएफ बीएफ है, आपको शादी करनी है, आपको माँ बाप की जिम्मेदारियां उठानी है, इसीलिए आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप एक सोशल एनिमल हैं, आप एक सोशल प्राणी हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां एग्जाम डेट आते ही ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हाँ चलो भैया फेंक दो सब जिम्मेदारियां, अब तो मैं पढ़ने बैठूंगा। लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, स्कूल वालों ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखी हैं, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। बहाने, सब बहाने हैं। मैं 10 घंटे की जॉब करते हुए मैंने लगातार ये एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है बिना बहाने मारे। क्योंकि जब तक मैं बहाने मारता रहा तब तक एग्जाम नहीं हुआ, जब तक आप ये बहाने मारते रहेंगे तब तक एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि आप एचटेट को एक जिम्मेदारी की तरह इंक्लूड करिए, बाकी जिम्मेदारियों से अलग मत करिए। आप बहाने मारने छोड़ दीजिए, दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे तो लाइब्रेरी में छोड़ दो, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दें? क्या घर वालों ने एमएससी के लिए नहीं टाइम दिया था? क्या घर वालों ने बीएड के लिए टाइम नहीं दिया था? तब तो आपने प्रिपेयर नहीं किया। चलो तब गलती हो गई। अब मुझे एहसास हुआ, जब घर में ताने लगने शुरू हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए।
ताकि मैं इस घर के कलेश से निकल सकूं, मैं इस गरीबी के जंजाल से निकल सकूं अगर आप आदमी हैं तो। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप खुद के लिए डिसिप्लिन ही नहीं है। और जब तक आप खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक ये एग्जाम क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? टाइम पास पढ़ाई। आप कभी भी अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसे नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसे इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि मुझे सीखना है। आप पढ़ रहे हैं कि मुझे बस एग्जाम निकल जाए, किसी तरीके से मेरा एचटेट निकल जाए। ये लोग जो कह रहे हैं कि अरे 10 बार दे लिया, इसका तो एचटेट ही नहीं हो रहा है, इस बात से पीछा छूट जाए। और इसीलिए आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं और आपको अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप उसे रटने की कोशिश करते हैं, आप उसे प्रॉपरली समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और ये काम आप पता है कब से करते आ रहे हैं? 12th से। 12th के बाद आपको डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था या फिर आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना था, लेकिन 12th में आपने सोचा अभी बस बोर्ड के लिए पढ़ लेता हूं, डिटेल में बाद में पढ़ूंगा। आप कॉलेज में गए, कॉलेज में आपने पूरा टाइम पास किया, फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं दिया, सेकंड ईयर में ध्यान नहीं दिया, फाइनल में जब आपको लगा कि अरे मुझे फिर से आईआईटी के लिए एंट्रेंस देना है, मुझे फिर से रिसर्च के लिए एंट्रेंस देना है, तो आपने फिर से सोचा एक बार बीएससी फाइनल के एग्जाम दे लूं, बाद में एंट्रेंस के लिए अच्छे से पढ़ूंगा। वो बात कभी नहीं आया। उसके बाद आप एमएससी में गए, फिर से आपने टाइम पास पढ़ाई की। आप एमए में थे तो भी कोई खास गोल नहीं था। फिर आपने सोचा कि एक बार बीएड में एडमिशन हो जाए, अभी तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, जब एचटेट होगा तभी तो मैं एलिजिबल होऊंगा, तभी तो मैं सीटेट दूंगा। बीएड के टाइम घर बैठ के आप पढ़ रहे थे, बीएड के पेपर दे रहे थे क्योंकि आप कॉलेज जा ही नहीं रहे थे। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई गोल नहीं, सारी जिंदगी निकाल दी आपने सिर्फ टाइम पास पढ़ाई करते हुए। अब भी आप यही कर रहे हैं, अभी आप यही कर रहे हैं। बायो वाला कह रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, केमिस्ट्री वाला कह रहा है बायो और फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा टीजीटी एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स वाला कह रहा है ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा, ज्योग्राफी वाला कह रहा है कि मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं करूंगा। यानी कि आपने अपना एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ दिया है। आपका अपना बच्चा अगर है घर में 9th या 10th क्लास में, क्योंकि ऑन एन एवरेज 25-26 साल के तो हैं ही हैं, 30-32 साल वाले लोग भी अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, घर में कोई ना कोई है, आप उससे एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो सोशल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़े, लेकिन आप खुद एक मैच्योर इंसान होते हुए भी अपने एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जिसके लिए आपने इतने लंबे टाइम तक पढ़ाई की, आप फिर भी उसे प्रिपेयर नहीं कर रहे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कहने को आपने एमएससी की हुई है, कहने को आपने मास्टर डिग्री का तबका लिया हुआ है कि हाँ भैया ये देखो मेडल है मेरे पास, एमएससी मैंने की है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट में, ये टॉपर, ये वो फला धमका, लेकिन क्वेश्चन हमसे 12th के भी सॉल्व नहीं हो रहे। 12th लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं स्टेट में और वही हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए टाइम पास पढ़ाई करना बंद करिए, जो चीज पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि एक कंसेप्ट के जो भी क्वेश्चन आपको दिखे वो आप छोड़ो ना किसी भी कीमत पर। एचटेट की प्रिपरेशन के लिए लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मेन वजह पता क्या है? लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं। आप खुद से एनालाइज करके देखिए कि आप सबसे ज्यादा किन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। जो आपको आसान लगते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो तो आप छेड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे। इसीलिए आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन हमेशा वीक रह जाता है। आप डर के पढ़ रहे हैं, जिस चीज से आपको डर लगता है ना वो आप रिवाइज तक नहीं करते हैं, उसके क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये डर के पढ़ना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हमेशा उन लोगों का क्लियर होता है जो टक्कर लेते हैं। आजा भाई, क्या टॉप के मतलब देखो, स्कूल पॉलिटिक्स करते हैं, घर में चुगलखोरी करते हैं, तो भगवान ने दिमाग तो दिया है, ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आएगा, बस हार मानने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हमने हार मान ली कि हाँ ये टॉपिक डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आता। साइकोलॉजी, अरे 35 में से 25 स्कोर करता हूं मैं, ये मैडम, वो डॉक्टर, ये फला धिमका की वीडियो देख ली, नोट्स पढ़ लिए, बार 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 वही। अपने सब्जेक्ट में नंबर कितने आ रहे हैं? 30/60। क्यों? क्योंकि उसमें डिफिकल्ट जो टॉपिक थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, वो तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, जबकि वो 12th लेवल के हैं। एमएससी तो छोड़िए, एमए तो छोड़िए। तो प्लीज अपने डर से मत डरिए, भागना छोड़िए, और जो रियल में एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, जो रियल में एग्जाम में आने वाला है, उन टॉपिक्स के सामने खड़े होके उनको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत बड़ा टूल है, लेकिन अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोगों को यह पता है कि मुझे एक टॉपिक मैंने पढ़ा,
मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, मेरी स्पीड क्या है, मेरी रेट ऑफ एक्यूरेसी क्या है, मैं कितने दिन बाद इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करूं कि मुझे इसके क्वेश्चंस याद रहें, इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन कितने आए हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस कितने आए हैं, एग्जाम में इसका पोर्शन कितना है, एग्जामिनर क्वेश्चंस को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, कितने लोग पढ़ते हुए किसी टॉपिक के लिए ये क्वेश्चंस अराइज करते हैं। आई थिंक 3 to 4%, और यही 3 to 4% हर एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो एस्टेट एग्जामिनेशन हो या फाइनल जॉब एग्जामिनेशन। और जो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, ना उनका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है ना उनको जॉब। ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बताना नहीं है। मैं आपके पीटीएम टीचर की तरह नहीं हूं कि मैं सिर्फ आपके पेरेंट्स के सामने या आपके सामने सिर्फ आपकी कमियां बताता रहूं। मेरा काम है आपको कमियों के साथ साथ उनका सॉल्यूशन बताना। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। बस भरोसा रखिए और इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में अमल में लेके आइए। सबसे पहला पॉइंट, खुद को एक टीचर की कैटेगरी से हटाइए। आप चाहे खुद टीचर हो लेकिन खुद को टीचर की कैटेगरी से हटाइए। बिहेव लाइक अ स्टूडेंट और अ लर्नर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी सिस्टर एमएससी केमिस्ट्री है। मैंने उसको बोला कि मैंने ना एक 7 घंटे की वीडियो अपलोड की, एक बार ना देख लेना एग्जाम से पहले। कह रही नहीं नहीं तू बेसिक करवाएगा, मेरे को आता है वो सब, मुझे फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं वो देख लूंगी। अब बायो का कुछ है तो मैं क्या, बायो की मैंने एक डाली वो देख लेना। लेकिन मैंने घर का दो भी घाट बराबर। उसने वो वीडियो नहीं देखी। मार्क्स कितने बने? 76 समथिंग बने। 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के गलत हैं। उस 7 घंटे की वीडियो से 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे आता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं उस वीडियो के। लोगों ने कमेंट किए कि हाँ इसकी वजह से हो गया। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि सर थैंक यू, चलो इस वीडियो की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद को ओवर कॉन्फिडेंट रखना बंद करिए। अगर आपका अपना सब्जेक्ट है तो आप उसी को पढ़ते रहें, ये भी गलत है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। हर चीज को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस देखिए। अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो ये नहीं कि आपने एक वीडियो चलाई और उस वीडियो में 10 मिनट, पहली 10 मिनट में आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद आपने वो बंद कर दी। ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको 60 मार्क्स लेने हैं अपने सब्जेक्ट में। 60 का ही क्वेश्चन पेपर है तो 60 मार्क्स आपको लेने हैं। लेट्स से कि हम फुल स्कोर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट, क्योंकि हमने भाई मास्टर लेवल तक पढ़ा है तो 12th लेवल में मैं कर लूंगा, इतनी तो उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर मैं कर सकता हूं तो प्रॉब्लम कहां पर है? अगर मैंने 60 वीडियो लेक्चर देखे तो उन 60 वीडियो लेक्चर्स में से मुझे बस एक बात देखनी थी, वो बात मुझे प्रॉपरली ध्यान से सुननी थी जिससे मेरा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होता। लेकिन वो बात हम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पहली 15 मिनट में मुझे लगा मुझे समझ आ रहा है, मैंने बंद कर दिया। हो सकता है 22वीं 25वीं 28वीं 1 घंटे बाद वो एक बात आपको पता लगती और उसी एक बात के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी वीडियो लेक्चर किसी भी मेंटर से अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज उसे पूरा सुनिए। आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए कि ये तो मुझे आता है, ये वीडियो लेक्चर में नहीं देखूंगा। देखिए, वो टाइम यूटिलाइज होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पीड करके देखिए बट फोकस करिए। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो चीजें आपके माइंड से, आपके सामने से स्किप कर जाएंगी और वही पेपर में एम्बिग्यूटी बनेगी, संशय बनेगा, दुविधा बनेगी, जिससे आप एग्जैक्ट आंसर अप्रोच नहीं कर पाते। और फिर आप ना ये कहते हैं अरे ये वाला था, ये तो मुझसे छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई। तो ये सिली मिस्टेक्स तभी दूर होती हैं जब आप अपने मेंटर को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी हो। जब तक आप इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप 10 घंटे किताबें लेके बैठे हैं लेकिन दिमाग में गाने चल रहे हैं, हेडफोन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माइंड में टेंशन है, काम नहीं हुआ, घर का झाड़ू करना, पोछा करना है, जॉब है, कल पेपर बनाना है बच्चों का, ये चीजें आपको रोकेंगी। जो चीज आप बदल नहीं सकते उसके बारे में मत सोचिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम तक तो मेरा सिलेबस ही कवर नहीं होगा। सबसे बड़ा डर एक एस्पिरेंट का ये होता है कि क्या एग्जाम तक मेरा सिलेबस कवर होगा, और इस डर में वो हर एक टॉपिक वीकली पढ़ता है, मतलब कि उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि सिलेबस कवर करना है ना। हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए।
आपने 50 टॉपिक पढ़े लेकिन सारे ठीक ठाक पढ़े, तो आप 50 क्वेश्चंस में एग्जाम में जाके दुविधा में फंस जाएंगे, एम्बिगियस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 35 टॉपिक पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े, तो ये श्योरिटी है कि आउट ऑफ 50 यू आर कैपेबल टू सॉल्व दीज 35 क्वेश्चन। और 35 अगर हो गए तो बाकी बच गए 15 क्वेश्चंस। 15 में अगर सभी का मैं बी भी भर दूंगा तो भी मेरे 3-4 नंबर तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे, ऑन एन एवरेज 4 तो हो ही जाएंगे, तो भी मैं 39 तक पहुंच गया। तो जितना पढ़े उसे अच्छा। एचटेट का सिलेबस ऑलमोस्ट प्रिस्क्राइब्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, 12th लेवल तक का है। तो स्टडी मटेरियल जगह जगह से इकट्ठा करने की बजाय जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसी स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़िए। एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ने से आपकी रेट ऑफ एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। इसीलिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजों को बार बार मत देखिए, फोकस होके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, इवन क्वेश्चंस भी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टडी मटेरियल हमेशा एक की पॉइंट रहा है, बाहर किसी से नोट्स के लिए मत पूछिए, खुद पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए। खुद नोट्स बनाएंगे वो आपको याद भी रहेंगे। दूसरों के नोट्स से पढ़ के आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज्यादा कुछ गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को बार बार, हम पढ़ने के लिए बैठते तो बहुत लंबे टाइम तक है, लेकिन जब फोकस से पढ़ाई करना शुरू करते हैं वो टाइम हमेशा बहुत ही कम होता है। तो अगर आप किसी तरीके से 3 घंटे भी इफेक्टिवली टाइम निकाल सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है राजेश भारद्वाज, यूएसए में अभी अच्छी खासी पोस्ट पे है, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में। उसकी सबसे खास बात पता क्या थी? 20 मिनट्स। मान लो कि हम कॉलेज जा रहे हैं और कोई कह रहा है कि यार अभी तो टाइम है, मैं लंच ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, 20 मिनट रुको। तो वो 20 मिनट के लिए क्या करता था? बुक खोल लेता था। मैं कहता यार क्या कर रहा है भाई, 20 मिनट में क्या कर लेगा? वो कहता था 20 मिनट में एक क्वेश्चन तो याद होगा, एक लाइन तो पढ़ूंगा। और उसकी इसी हैबिट ने उसे बाकी पूरे ग्रुप से बहुत आगे निकाल दिया। आपको जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, जिसमें आप ये सोचते हैं अरे अभी तो मैं फोन कर लेता हूं घर, या घर माँ से बात कर लेती हूँ, बाद में पढ़ूंगी, अभी 10 मिनट के बाद मुझे चाय बनाने जाना है, 20 मिनट के बाद मुझे खाना बनाना है, सास को ये दे के आना है, ससुर जी के लिए ये करना है, हस्बैंड आ जाएंगे, अभी तो बाद में पढ़ूंगी। ये बंद करिए। अगर आपके हस्बैंड आएंगे आधे घंटे बाद आएंगे, अगर आपको चाय बनानी है 20 मिनट बाद बनानी है, तो 15 मिनट है आपके पास। ठीक 15 मिनट, अलार्म का बटन दबाइए और शुरू करिए। 15 मिनट में 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस भी अगर आपने किए और बाय चांस उनमें से एक आपको मिल गया, तो ये जो आप हर बार 80 से 90 के बीच में अटक रहे हैं ना, ये आपको जंप करवा देगा वहां से। तो इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। खुद को एनालाइज करिए कि टाइम और नॉलेज की गैप कितना रह रहा है, कितना टाइम आप दे रहे हैं, कितना उसमें गैप रह रहा है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आई कैन हेल्प यू, आई रियली कैन हेल्प यू, जस्ट गिव अस अ कॉन्टैक्ट। आप हमें फाइंड करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप चीजें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको टाइम टेबल बना के दूंगा कि आप चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। पीयर ग्रुप और मेंटोर ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पीयर ग्रुप मतलब आपके दोस्त कैसे हैं? मैं फिर से बताता हूं, हम 8 लोग थे और 8 के 8 लोगों ने एक साथ एचटेट क्लियर किया था। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं इस पहली वीडियोस में, जब मैंने बताया था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही। तो मैं बार बार अपना बखान नहीं करना चाहता, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पीयर ग्रुप आपकी हेल्प करता है तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका मेंटोर, देखो कोर्सेज हर कोई बेच रहा है, हर कोई टीचर कहता है कि मेरा कोर्स ले लो एचटेट हो जाएगा, मेरा कोर्स ले लो मैं तो ये धमाका करवा देता हूं, मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स लेके तो 50 लोग जॉब पे लग गए। बट पॉइंट ये है कि कोर्स तो हर कोई दे देगा, लेकिन आपको एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कौन करेगा? कौन है ऐसा जो आपको ये बता सके कि आपके फ्लॉज क्या हैं? कोर्स लेके रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल रहे हैं, उसमें आपका टीचर एक बार बेचने के बाद ये तक नहीं पूछ रहा भाई तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितनी देर तू पढ़ता है, क्या तेरे लिए बेस्ट प्लान हो सकता है, किस तरीके की चीजें तुझे करनी चाहिए, तेरा सब्जेक्ट ये है जबकि तेरे सब्जेक्ट के बाकी हिस्से ये बचेंगे, इन्हें कैसे कवर करेगा? ये चीजें कोई नहीं कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि, मुझे लगता भी नहीं है कि एचटेट के लिए आपको कोई पेड कोर्स ज्यादा लेने की जरूरत है। हाँ, एचटेट के साथ साथ आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एक अच्छा खासा कोई जो बढ़िया सा कोर्स आपको मिल जाए तो आप लीजिए। लेकिन
मेंटोर बहुत अच्छा ढूंढिए। अगर आपको कोर्स मिल रहा है 50,000 रुपए में भी और आपका मेंटोर है जो आपको बताएगा कि देखिए कमियां हैं भाई तेरी, ये एनालिसिस है, बता कितने क्वेश्चंस की, कितने हर रोज आपका खून पी रहा है, वो आपको जॉब दिलाएगा। वो 50,000 रुपए दे दो भाई उसको, वो आपको जॉब दिलाएगा, करोड़ों की जॉब दिलाएगा वो आपको। तो अपना पीयर ग्रुप, अपने दोस्त, कोई तो दोस्त ऐसा होगा जो आपको रियल में हेल्प कर पाएगा, क्योंकि दोस्त वही है जो आपने पढ़ा उसने भी वही पढ़ा है ऑलमोस्ट। एक जैसे क्लासेस में, एक जैसे कॉलेजेस में सब दोस्त वही तो बनते हैं। तो अपना पीयर ग्रुप और अपना मेंटोर सोच समझ के सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं अगले 2 या 3 साल में। अगर ये आपने ढंग से सिलेक्ट किए, मैं श्योर करता हूं कि आपको हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब जरूर मिलेगी, स्पेसिफिकली टीचिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि वैकेंसी बहुत भयंकर आने वाली है। जब तक आप खुद को ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये मेरी कमी थी और मैंने इसको दूर किया, अपने स्किल्स को पहचानिए, खुद के साथ ट्रुथफुल रहिए। एक बार बैठ के 10 मिनट के लिए एनालाइज करिए कि क्या सच में आपने पूरी जिंदगी एज ए मीडियोकर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं की। क्या आप एक बार भी ये कह सकते हैं कि हाँ मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह मीडियोकर पढ़ाई करता रहे, वो भी कंसेप्ट्स को ऐसे ही आगे से आगे टलाता रहे कि हाँ भैया अगली बार देखूंगा, अगले एग्जाम में करूंगा। क्या जेन्युइनली आप ये चाहते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको लगता है कि वो आप में कमियां हैं और आप उन्हें मान नहीं रहे हैं कि वो कमियां हैं और इसे एक मोटिवेशनल वीडियो या फालतू यूट्यूबर वीडियो की तरह देख रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि क्या यही चीज आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। मैं हमेशा वीडियो ये सोच के बनाता हूं कि काश किसी एक स्टूडेंट को, किसी भी एक स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ जाए, किसी भी एक को। और भगवान की दया से आज तक ऐसा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे हर बार इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट मिला है, वो एस्पिरेंट मिला है कि हाँ सर मुझे ना ये बात समझ में आ गई, मुझे ये वीडियो हेल्पफुल लगी जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ। शायद इसके बाद भी मिल जाएगा, बट खुद से ट्रुथफुल रहिए, खुद के स्किल्स को पहचानिए, खुद के पोटेंशियल्स को पहचानिए, उन्हें एनालाइज करिए, उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में लगाइए। आपके अंदर एनर्जी है, बहुत भयंकर एनर्जी है, बस उसे चैनलाइज करिए, उसे मेन पॉइंट तक लेके आइए।